डर नहीं कि मेरे सपने कितने बड़े हैं, डर नहीं कि मेरे सपने कितने बड़े हैं, जब तक पूरा नहीं करता जिद पर अड़े हैं। रोकना है जिसे आकर रोक लो मुझे, रोकना है जिसे आकर रोक लो मुझे, हौसले को तोड़ पाना मुश्किल है उनका जो विश्वास से आगे बढ़े हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं वह यह है कि बीएचयू पीजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। मैं आपको बीएचयू पीजी के लेटेस्ट जानकारी से अवगत कराऊं, उससे पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को अतीत में जाकर झांक लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इस बार पीजी एडमिशन का एंट्रेंस कंबाइंड रूप से कराया गया था, जिसे CUET के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि इसको कराने की जिम्मेदारी NTO को दी गई थी। इसमें देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। इसकी परीक्षाएं 1 सितंबर से 12 सितंबर के बीच अलग अलग सेंटर पर आयोजित की गई थी। इसका जो फाइनल आंसर की है वह भी काफ़ी पहले NTA के द्वारा जारी किया जा चुका है। इसका फाइनल रिजल्ट भी 26 सितंबर 2022 को NTA के तरफ से घोषित किया जा चुका है। आप अपना रिजल्ट NTA के ऑफिशियल वेबसाइट ntapg.ac.in पर जाकर देख सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें आप एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर डालकर उसको क्लिक कर सकते हैं, या इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर में से कोई एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीजी की जो प्रवेश परीक्षा कराई गई थी NTA के द्वारा, वो CBT पैटर्न पर आधारित था। इसमें कुल 100 प्रश्न थे, 400 नंबर के थे, और पार्ट ए में 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का था, जबकि 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से थे। प्रिय विद्यार्थियों, एक से अधिक सब्जेक्ट में यदि आपने आवेदन किया था तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वह भी एक साथ दिख जाएगा। अब जल्दी से हम लोग पीजी एडमिशन के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होती है। कई बच्चे, निश्चित रूप से यह वीडियो सुन करके कई सारे बच्चे हमसे अपने नंबर के आधार पर एडमिशन हो पाने की संभावना के बारे में जानना चाहेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चे कट ऑफ के बारे में भी जानना चाहेंगे। क्योंकि बीएचयू पीजी एडमिशन की काउंसलिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, इसलिए कितने इंडेक्स तक के बच्चों को पीजी में अलग अलग सब्जेक्ट में एडमिशन मिलेगा यह कह पाना मुश्किल है। फिर भी मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से एक अनुमान के आधार पर यह बता सकता हूं कि आपके इंडेक्स के आधार पर क्या आपको पीजी बीएचयू में एडमिशन मिल पाएगा या नहीं। जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में NTA के रिजल्ट के आउट कर देने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें से कुछ विश्वविद्यालय अंतिम कट ऑफ भी जारी कर दिए हैं और बच्चों को फीस जमा करने का मौका भी दिए हैं। अगर मैं इसी तरीके से इसी आधार पर एक यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के आधार पर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का मैं एग्जांपल लूँ, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ने पीजी अलग अलग सब्जेक्ट में पीजी कोर्सेस का कट ऑफ जारी कर दिया गया है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से। जैसे अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, उदाहरण के रूप में अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, तो जनरल का कट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में 302 से 254 के बीच गया है।
यानी 75% से लेके 63% के बीच गया है। वहीं ओबीसी का कट ऑफ साइकोलॉजी में 254 से लेके 229 यानी 63 से 57% के बीच गया है। ठीक है। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 253 से लेकर के 182 के बीच कट ऑफ गया है, यानी 57% से लेकर 45% के बीच नंबर पाने वाले बच्चों को एडमिशन का मौका दिया गया है। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ 195 से लेकर 137 के बीच, यानी 49 to 32% इंडेक्स पाने वाले बच्चों को एडमिशन का मौका दिया गया है। और वहीं पर अगर हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 220 से लेकर के 192 तक इंडेक्स गया है, यानी 55% से लेकर के 48% तक इंडेक्स वाले बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में साइकोलॉजी में एडमिशन पाने का मौका दिया गया है। ठीक है। आप सभी जानते हैं, हम अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रहे हैं कि साइकोलॉजी का कट ऑफ हमेशा दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में, सोशल साइंस के दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में लगभग हमेशा अधिक होता है। ठीक है। इसी आधार पर अगर आप इकोनॉमिक्स को उदाहरण मान करके समझें तो इकोनॉमिक्स में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का कट ऑफ कुछ इस प्रकार है, जिसमें जनरल का कट ऑफ 281 से लेकर के 191 यानी 70% से लेकर 48% तक गया है। वहीं ओबीसी का कट ऑफ इकोनॉमिक्स में 190 से 160 के बीच, यानी 48 से लेकर के 40% नंबर पाने वाले बच्चों को इकोनॉमिक्स में एडमिशन का मौका दिया गया है। जबकि एससी का जो कट ऑफ है 155 से लेकर 132 यानी 39% से लेकर के 33% के बीच वालों को मौका दिया गया है। जबकि एसटी कैटेगरी में कट ऑफ 120 से लेकर के 102 नंबर यानी 30% से लेकर के 26% तक इंडेक्स पाने वाले बच्चों को यहाँ इकोनॉमिक्स में एडमिशन करने का मौका मिला है। जबकि ईडब्ल्यूएस की स्थिति ये है कि 171 से लेकर के 140 इंडेक्स पाने वाले बच्चों को भी एडमिशन का मौका दिया गया है, यानी 43% से लेकर के 35% इंडेक्स पाने वालों को भी इकोनॉमिक्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में फाइनल एडमिशन कराने का मौका दिया गया है। इस उदाहरण के आधार पर आप बीएचयू एडमिशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स, मैंने साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का उदाहरण लिया एक यूनिवर्सिटी का, इस आधार पर आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बीएचयू पीजी एडमिशन के कट ऑफ के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। वास्तविक स्थिति क्या होगी यह तो काउंसलिंग होने के बाद ही पता चलेगा। आपका एडमिशन बीएचयू या किसी भी जगह पे होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इंडेक्स कितना है और आप किस यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। और इस बार काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी, जो आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। एनटीए ने अपना रिजल्ट निकालकर सारे विश्वविद्यालयों को, यानी इस सीयूईटी पीजी के लिए जितने भी विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं सभी विश्वविद्यालयों को रिजल्ट एनटीए ने दे दिया है। अब यह विश्वविद्यालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने विश्वविद्यालय की काउंसलिंग कब से शुरू करता है। कई सारे विश्वविद्यालय में काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिन जिन विश्वविद्यालयों में आपको एडमिशन लेना है उन सभी विश्वविद्यालयों का रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग करना पड़ेगा और सभी विश्वविद्यालयों का रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। एडमिशन जो से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर हम बीएचयू या जेएनयू या कुछ और विश्वविद्यालयों की बात करें तो इनका रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि कुछ विश्वविद्यालयों ने इसकी फीस 600 के आसपास भी रखी है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का रजिस्ट्रेशन फीस देखें तो 600 रुपया निर्धारित किया गया है। यानी अलग अलग विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रेशन फीस का जो रेंज है वो 250 रुपये से लेकर लगभग 600 रुपयों के आसपास निर्धारित किया गया है। यह बात अलग है कि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स या विद्यार्थियों को उनके फीस में नियमानुसार छूट प्रदान की गई है। रजिस्ट्रेशन जो फीस होगा यह आपको ऑनलाइन ही जमा करना होगा।
आप अपने मेल आईडी और अपने पासवर्ड को बिल्कुल संभाल करके रखें, क्योंकि जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, आपको लॉगिन करने के लिए आपको आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। तो आप बिल्कुल उसको याद रखिए, लिख करके कहीं रखिए, ताकि आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम न होए। अपने रजिस्ट्रेशन जो अपना आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वह साइबर कैफ़े वाले के बिल्कुल सहारे न छोड़ें। आप वहां पर रह करके ध्यान से देख करके और सोच समझ करके ही आप रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आपको एडमिशन में मौका मिलता है। अपना मेल आईडी आप हमेशा चेक करते रहें, अपना स्टूडेंट पोर्टल आप चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी तरह की जानकारी एडमिशन से रिलेटेड आपके मेल आईडी या आपके स्टूडेंट पोर्टल पर विश्वविद्यालय की तरफ से हमेशा भेजा जाता है। आप किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर निश्चित रूप से विजिट करें। जैसे अगर आप BHU में एडमिशन कराना चाहते हैं और BHU से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण जानकारी और सच्ची जानकारी चाहते हैं तो आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका UG का मार्क्स होगा, अगर वह क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उससे कम होता है, यानी 1 नंबर कम भी होता है, तो आप एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी है कि PG एडमिशन के लिए एज लिमिट की कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि इसको आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं ताकि रजिस्ट्रेशन के समय, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने में रजिस्ट्रेशन के समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स या समस्याओं का सामना न करना पड़े, तो आपको निश्चित रूप से जो कॉल लेटर होगा जिस पर आपका इंडेक्स लिखा होगा या स्कोर कार्ड होगा जिस पर आपका इंडेक्स लिखा होगा, आपको उसे बिल्कुल तैयार करके रखना है। ठीक है। 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, UG की मार्कशीट, ठीक है, खास तौर से UG 3rd ईयर की मार्कशीट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना इसलिए जरूरी है, खास तौर से SC, ST, OBC एंड EWS के अंतर्गत आने वाले सभी अभ्यर्थियों को कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार रखना है, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त इन सारे सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी जिसे आप अपलोड करेंगे। यदि कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको उस विशेष कैटेगरी का छूट नहीं मिलता है और आपको एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका इंडेक्स भले उस कैटेगरी में हो रहे कट ऑफ के बराबर या से ज़्यादा हो, फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आपको एडमिशन पाने के लिए जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर नंबर पाना जरूरी है या आपका नंबर होना जरूरी होगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आपका इनकम सर्टिफिकेट भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम सर्टिफिकेट आप अपलोड नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपकी कैटेगरी का मिलने वाला छूट जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना है, अच्छे से स्कैन करना है और करके रखना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी आप अपने इन सर्टिफिकेट्स को अच्छे तरीके से अपलोड कर पाएंगे। आप सभी एक बात पर और ध्यान देंगे कि सभी जो सर्टिफिकेट्स है वो साफ सुथरा स्कैन करके आपको रखना है। आप कई बार इसको देख लीजिए कि वो विजिबल है कि नहीं, आप अच्छे तरीके से स्पष्ट तरीके से अपने सर्टिफिकेट को देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, खास तौर से कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट अगर नया नहीं है तो उस कंडीशन में आप पुराना सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे। ठीक है, वहां पर छोड़ना नहीं है, जो आपके पास है वो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, चाहे वो जितना पुराना क्यों न हो। और यदि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले आप नया सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तो यह आपके लिए और भी अति उत्तम होगा। ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आपका रिजल्ट आए महीनों हो चुका है और इस कंडीशन में काउंसलिंग न होना निश्चित रूप से हर विद्यार्थियों के लिए एक परेशानी का कारण हो सकता है, क्योंकि
आप सभी उत्सुक होंगे कि हमारा एडमिशन किस विश्वविद्यालय में होगा। ठीक है, हालांकि इसका जो उत्तर है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया बीएचयू में पीजी एडमिशन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है, मैं अभी जो इसका कारण आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जिक्र नहीं किया गया है। चूँकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वसंत कन्या महाविद्यालय में हूँ, तो इस आधार पर मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ कारण को बता सकता हूँ, शायद जिसको लेकर के विश्वविद्यालय अपने अंतिम चरण पर है और बहुत जल्द ही इसकी काउंसलिंग शुरू की जा सकती है। देरी होने का जो सबसे पहला कारण है कि विश्वविद्यालय काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी भी तरह की समस्या न हो, इसलिए काउंसलिंग की प्रक्रिया से संबंधित जो विभिन्न तरह के पहलू हैं उनको बारीकी से उस पर काम कर रहा है, ताकि काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न न होने पाए, जिससे विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों दोनों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। जो मुझे दूसरी समस्या समझ में आ रही है वह यह हो सकती है कि विश्वविद्यालय में एक साथ कई तरह की एक्टिविटीज साथ साथ चल रही है, जिसमें इस समय बीएचयू में एडमिशन भी चल रहा है, इस समय एग्जामिनेशन की भी प्रक्रिया चल रही है, साथ ही साथ असेसमेंट का भी काम चल रहा है और सारे कोर्सेज की टीचिंग का काम या पढ़ाई का काम भी चल रहा है। इस वजह से भी इस काम को बहुत जल्दी कर पाना मुश्किल लगता है या बहुत थोड़ा समय लगना स्वाभाविक सी बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की एडमिशन प्रक्रिया यानी कंबाइंड जो एडमिशन प्रक्रिया जिसको CUET हम बोल रहे हैं, चूँकि यह पहली बार लागू किया गया है, इसलिए हर विश्वविद्यालय अपने तरफ से यह भरपूर कोशिश कर रहा है कि हम इससे संबंधित सभी तरह के कठिनाइयों का समाधान काउंसलिंग की प्रक्रिया से पहले कर लें। निश्चित रूप से इस बार थोड़ी मुश्किलें होंगी, लेकिन आने वाले समय में शायद इस पर हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। फिर भी मुझे अनुमानतः ऐसा लगता है कि हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर बीएचयू पीजी की काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सभी अपना मेल जो आईडी है या स्टूडेंट पोर्टल है आप उसको हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मेल आईडी या स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू ही प्रदान की जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट न होने की अवस्था में, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड यदि आप नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको मिलने वाली छूट निश्चित रूप से समाप्त कर दी जाएगी और आपको एक सामान्य विद्यार्थी की तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट यदि नहीं है तो उस कंडीशन में आपको आपके कैटेगरी का मिलने वाला छूट भी समाप्त किया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपको जहां जहां भी एडमिशन लेना है आप उन विश्वविद्यालयों को निश्चित रूप से खंगाल लीजिए, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करना आसान होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और साथ ही साथ बीएचयू से जितने जुड़े एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं आप वहां भी एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो जब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है आप एफएमसी महिला महाविद्यालय के साथ साथ आप एफिलिएटेड कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ की चीज़ों को समझ सकते हैं, जिससे आप निर्णय ले पाएंगे कि आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है या कहाँ पढ़ना है। ठीक है, एडमिशन, चूँकि एडमिशन कमेटी का मैं एक मेंबर हूँ और एडमिशन कमेटी के मेंबर होने के कारण मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सही तरह की सूचनाओं को समय से आप तक पहुंचाऊं। तो किसी भी तरह का अपडेट्स यदि पीजी एडमिशन से रिलेटेड आता है तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूंगा। मैंने कोशिश की है कि मैं अपने तरफ से सभी तरह की वैध सूचनाएं आप तक प्रेषित करूं, आप तक दूं। फिर भी किसी भी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से यूजीसी और विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। किसी भी तरह की जानकारी या किसी भी तरह की समस्या या किसी भी तरह का सवाल होने पर आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।